धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आखिरकार पिछले 2.5 महीने से प्रस्तावित चल रहे नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया है। बीजेपी की तरफ से 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और जेडीयू की तरफ से 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो पहला सवाल यही खड़ा हो जाता है कि अब तक कुल कितने मंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार सरकार में और किस पार्टी के हिस्से में कितने मंत्री पद आए हैं। और इसके अलावा यहां पर मायावती और वैसी की भूमिका पर सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं। आज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यही सब आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर की शुरुआत सबसे पहले इस बात के साथ करते हैं कि आज का मंत्रिमंडल विस्तार किस तरीके का रहा। तो जैसा मैंने बताया कि कुल 17 विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिसमें से बीजेपी में के 9 और जेडीयू के 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बता दें आपको, जिस वक्त मुख्यमंत्री ने खुद शपथ ली थी उस वक्त कुल 15 विधायकों ने शपथ ली थी। तो 15 और 17 कुल मिला के हो जाते हैं 32। 243 का सदन है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी भी 4 मंत्रियों को बनाए जाने की गुंजाइश बाकी है। अब 4 में से 2 जेडीयू के हिस्से में आएंगे कि 2 बीजेपी के हिस्से में आएंगे, आने वाले टाइम में वो कब विस्तार होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी अगर आंकड़ों के हिसाब से समझें तो वर्तमान समय में 15 हो जाते हैं जेडीयू के और 15 हो जाते हैं बीजेपी के। इसके अलावा एक वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी अपनी पार्टी की तरफ से मंत्री बनाया गया और इसके अलावा संतोष सुमन मांझी हम यानी कि जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं अपनी पार्टी की तरफ से मंत्री बनाए जा चुके हैं। कुल 32 मंत्री बने हैं। तो ये एक सबसे पहली तस्वीर निकल के आती है। अगर इस पर कोई कमेंट किया जाए तो वो ये है कि बहुत ही सोचे समझे तरीके से ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, पिछड़ों को, कुर्मियों को, कायस्थों को, दलितों को, सबको स्थान देने की कोशिश की गई है। यही नहीं, बीजेपी की तरफ से एक अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम और जेडीयू की तरफ से भी एक अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम को इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अब चलते हैं अगले पहलू की तरफ। मंत्रिमंडल में जेडीयू की ओर से शामिल हुए बसपा के विधायक और एक निर्दलीय विधायक को लेकर कुछ चीजें आपके सामने रख देते हैं। जमुई जिला है, उसकी एक सीट है चकाई विधानसभा, वहां से जीत कर आए हैं बिहार के एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित सिंह। वो जेडीयू की ओर से कोटा मिला है उनको और मंत्री बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि वो पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं और एकमात्र पूरे बिहार में निर्दलीय हैं, यानी कि निर्दलीय भी साथ आ गए हैं अब जेडीयू के। तो जेडीयू का आंकड़ा बढ़ गया। इसी तरीके से कैमूर जिले की बात कर लेते हैं। वहां की चैनपुर विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर जीतकर आए हैं मोहम्मद जमा खान को भी जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया गया है। उन्होंने 22 जनवरी को ही जेडीयू का दामन थाम लिया था और बसपा का दामन छोड़ दिया था। अब चलते हैं अगले पहलू की तरफ। बीजेपी कोटे से बनाए गए 2 मंत्रियों पर भी ध्यान देना है जरूरी। क्यों ध्यान देना है जरूरी, थोड़ा सा उनके नाम जान लीजिए। दलित नेता के तौर पर जनक चमार को बीजेपी कोटे से मंत्री बनाया गया और दिलचस्प बात यह है कि जनक चमार किसी भी सदन के, ना तो विधानसभा के ना विधान परिषद के सदस्य हैं। यानी ये साफ दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में जो विधान परिषद के चुनाव होंगे बीजेपी इनको सदन में भेज देगी और उसने इनके जरिए अपने यहाँ चल रही कमी दलित नेता के तौर पे थी उसको पूरा करने की कोशिश की है। इसी तरीके से बीजेपी ने एक शख्स को और मंत्री बनाया है। उस शख्स पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन है वो शख्स? बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म अभिनेता हैं उनके वो भाई हैं। पहले वो जेडीयू के नेता हुआ करते थे, बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी में शामिल होने के बाद वो विधायक बनकर आ गए। नाम है उनका नीरज कुमार बबलू। तो उनको बीजेपी ने नवाजा है, उनको मंत्री पद दिलवाया है। बताया जा रहा है कि वो जो है छातापुर सीट से जीतकर आए हैं। ये छातापुर विधानसभा सीट थे। तो इन दोनों पे भी नज़र डालना बेहद ज़रूरी था। अब चलते हैं कि बीजेपी और जेडीयू से बनाए गए मुस्लिम प्रत्याशियों पर एक एक नज़र डाल लेते हैं।
जेडीयू ने जहां बसपा के मोहम्मद जमा खान को अपनी पार्टी में मिलाकर उनको मंत्री बनाया है और ये कोटा फुल कर दिया अपनी तरफ से कि हमने भी एक अल्पसंख्यक को, मुस्लिम को मंत्री बना दिया है, तो ठीक उसी तरीके से बीजेपी ने लंबे समय से राजनीति से दूर चल रहे, सत्ताधारी राजनीति से दूर चल रहे शाहनवाज को अपनी ओर से जगह दी है मंत्रिमंडल में। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं शाहनवाज हुसैन की भूमिका पर। शाहनवाज हुसैन के बारे में कहा जाता था कि वो कहते थे कि मैं तो नेशनल लीडर हूं, नीतीश कुमार क्षेत्रीय लीडर हैं, उनका मेरा क्या मुकाबला। लेकिन अब आप देखिए वो एमएलसी से चुन के गए और उसके बाद अब वो नीतीश कुमार के अंडर में काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप देखेंगे कि पहले उस जिले का डीएम था, बाद में वहां पे एसडीएम बनने को तैयार हो गया, पहले उस इलाके का थानेदार था, बाद में चौकी इंचार्ज बनने को तैयार हो गया, क्योंकि कुर्सी और पैसा बहुत बड़ी चीज़ है और लालच जो है उसके सामने इज्जत वकार कोई मायने नहीं रखता है। लगता है पिछले काफ़ी समय से जो ये भक्ति में लगे हुए थे भाजपा की, उसको भाजपा ने पूरा कर दिया है। अब बात करते हैं मायावती की भूमिका की। तो मायावती की भूमिका पे जो सवाल खड़ा हो रहा है पहले वो आपके सामने रखते हैं। क्या अशोक गहलोत की तरह मायावती नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर करेंगी, हाईकोर्ट जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी? बता दें आपको, राजस्थान में 6 विधायक बसपा के जीत कर आए और उन्होंने 6 के 6 ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। इस मामले को लेकर जब बीजेपी के विधायक दिलावर सिंह एक्टिव हुए, उसके बाद मायावती भी एक्टिव हो गई और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दाखिल की और कहा कि धोखे से, गलत तरीके से उनके विधायक को कांग्रेस में शामिल कराया गया है। तो अब यहाँ तो इकलौता विधायक था, एक ही था, नाम भी मोहम्मद जमा खान है, वो चला गया जेडीयू के साथ। तो क्या ऐसे में अब मायावती नीतीश कुमार पर कोई मुकदमा करेंगी, उन पर प्रलोभन देने का, लालच देने का कोई आरोप लगाएंगी, या वो यहाँ पे खामोश बैठ जाएंगे? अगर वो खामोश बैठेंगी तो क्या इसलिए बैठेंगी क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और राजस्थान में अशोक गहलोत खुद अपने दम पर कांग्रेस की सरकार चला रहे हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं मायावती की भूमिका पर। अब बात कर लेते हैं मायावती ही नहीं, ओवैसी पर भी बहुत सारे सवाल हैं। ओवैसी पर इसलिए सवाल हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा ओवैसी ने मायावती के यानी कि बसपा के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। ये इकलौते विधायक जीत के आए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये एतराफ़, ये कबूल किया असदुद्दीन ओवैसी ने कि हमारे पास वक्त नहीं था, वरना हम मायावती यानी कि बसपा पार्टी के और प्रत्याशियों के लिए भी प्रचार करने जाते। तो अब बड़ा सवाल ये कि इनके प्रचार करने से इकलौता विधायक बसपा का बिहार में जीता और वही चला गया है जेडीयू के साथ। तो क्या ये असदुद्दीन ओवैसी के जो 5 विधायक जीत के आए हैं वो इस एक विधायक को अपने साथ नहीं रख पाए, या ये एक विधायक उनके साथ नहीं रह पाया? इसके बाद आपने देखा ही होगा उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदल गई है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के साथ देने वाली मायावती जो है वो सीधे अलग किनारा करके चल रही हैं। वो कह रही हैं कि वो चुनाव 2022 का विधानसभा का अलग लड़ेंगी। तो ऐसे में ओवैसी पर सवाल खड़े होने लाजमी हैं कि क्या वो सिर्फ अपने मफाद के लिए कहीं भी किसी के साथ खड़े हो जाएंगे और फिर वो उनको छोड़ के चला जाएगा, और अगर चला जाएगा तो ये अपनी खामोशी को यूं ही बरकरार रखेंगे या इस पर कोई टीका टिप्पणी करेंगे? इसका इंतज़ार रहेगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।